बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 गैसों का तबादला। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसानों में गैसों का तबादला। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था पौधों में गैसों का तबादला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसानों में गैसों का तबादला। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान और आला दर्जे के दूसरे जानवरों में, यानी कि पीछे हमने पौधों के बारे में पढ़ा था, आज हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे और जानवरों में किस तरह से गैसेस का तबादला होता है। ठीक है। इंसान और आला दर्जा के दूसरे जानवरों में गैसों का तबादला रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें हम सांस लेने के अमल को कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाना, आने जाने के रास्ते को। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, यानी कि हवा का रास्ता और फेफड़े। हवा का रास्ता कौन सा हो सकता है, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन वैसे नाक हो सकता है, हम उसके ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है। और बाद में ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है। हवा का रास्ता पहले डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं द एयर पैसेज वे। कह रहा है कि हवा का रास्ता इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिनके ज़रिए बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। ठीक है। यानी कह रहा है कि अब हवा का जो रास्ता है किन हिस्सों पर डिपेंड करता है। कह रहा है कि उन हिस्सों पे जिनके ज़रिए, यानी कि हम माहौल से ऑक्सीजन ले रहे हैं या हवा ले रहे हैं, तो वो कह रहा है कि फेफड़ों में दाखिल होती है और इन गैसों के तबादले के बाद ये बाहर निकल जाती है। ठीक है। हवा का रास्ता मदरजा झैल हिस्सों में होता है। सबसे पहले आ जाता है नाक। नाक क्या होता है? नाक कह रहा है कि ये एक इंसानी ऑर्गन है, वो आपको पता है। नाक के अंदर खाली जगह नज़ल कैविटी कहलाती है। ठीक है। यानी कि नाक के अंदर जो खाली जगह है हम उसको क्या कहेंगे? नज़ल। नोज इंग्लिश में इसको कहते हैं ना, तो ये नज़ल हो गया और कैविटी। ठीक है। अ, ये जिन सुराखों के ज़रिए बाहर खुलती है उन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इंसानी नाक में दो सुराख होते हैं ना, हम उसको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स। थोड़ी सी इंग्लिश बोला करें। एक दीवार नज़ल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। अब आपको पूरे नाक की समझ तो लग ही गई होगी। हर हिस्से की दीवार पर म्यूकस और बाल मौजूद होते हैं। ठीक है। अपना अपना नाक देखें। जो हवा में मौजूद गिर्द के ज़रात को फिल्टर करते हैं। ठीक है। इंसानी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्यों होते हैं? देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, और कोई भी जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है वो मतलब कि फालतू नहीं बनाई, उसका कोई ना कोई मकसद है। ठीक है। देखिए ना, इंसान के मतलब नाक उसने बनाया है, एक दीवार बनाई है, दो सुराख बनाया है जिसको आप नॉस्ट्रल्स कह रहे हैं। नाक की अंदरूनी जो खाली जगह है आप उसको नज़र कैविटी कह रहे हैं। ठीक है। तब वो कह रहा है कि इंसान के नाक पे बाल भी हैं, तो वो किस मकसद के लिए? वो इस मकसद के लिए कि जब इंसान माहौल से हवा लेता है ना तो अंदर लेकर जाता है, तो वो बाल जो हैं वो ज़रात को फिल्टर करते हैं कहीं के, मतलब कि जब आप सांस लेते हैं या वैसे आंधी तूफान होता है, आप देखते हैं ना कितनी ज़्यादा गर्ज होती है, वो उड़ रही होती है हवा में। जब आप हवा में सांस लेते हैं तो वो आपकी जो नाक के बाल होते हैं उसको फिल्टर करते हैं, प्योर हवा को अंदर लेकर जाने देते हैं, उन्हें इजाज़त देते हैं कि आप अंदर जाओ, और जो ज़रात होते हैं वो बाहर रह जाते हैं। ठीक है। ताकि इंसान को कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। म्यूकस अंदर दाखिल होने वाली नमी वाली हवा को नमी देता है, यानी कि म्यूकस जो होता है, जो हवा म्यूकस के अंदर दाखिल हो जाती है उसको नमी प्रोवाइड करता है। यानी कि नमी से मुराद है कि उसको वो वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। यानी कि आप अक्सर ठंडी हवा ले रहे होते हैं कि बहुत सुकून मिल रहा है, आप सुबह उठ के ठंडी हवा लेते हैं तो आप अपनी तरह से ठंडी लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है तो उसको वो वाला टेम्परेचर मिल जाता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है। ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, और उसे गर्म करता है ताकि उसका टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के तकरीबन बराबर हो जाए। ये बात आ गई ना वो वाली जो मैंने की है। नेक्स्ट है नज़ल कैविटी दो छोटे सुराखों यानी अंदरूनी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए फेरेंक्स में खुलती है। फेरेंक्स क्या होती है? फेरेंक्स बेटा हमारी हवा की नाली होती है। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने एक स्केच बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा। सबसे पहले कह रहा है कि ये हमारी नाक है। ठीक है। ये नाक है ना, ये नाक की अंदरूनी खाली जगह है जिसको आप नज़ल कैविटी कह रहे हैं। ठीक है। ये हमारी नॉस्ट्रल्स हैं, दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। ये हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खाते हैं। ठीक है। ये हमारी ओरल कैविटी, ये एपिग्लॉटिस हो गया। ठीक है।
ये ग्लॉटस यानी कि आप उसको फूड पाइप कह सकते हो, खाना खाने वाली नाली। और ये फेरेंक्स है, ये हवाई वाली नाली, ये अलहदा होती है, यहाँ पे जाके वो अलहदा हो जाती है। ये फूड वाली नाली है, ठीक है, जहाँ पे आप खुराक जो है वो नीचे अपने स्टमक तक प्रोवाइड करते हैं, स्टमक मतलब कि मैदा। और ये हवा वाली नाली अलहदा हो जाती है और ये नाली जाकर खुलती है हमारे फेफड़ों में। अब कह रहा है जी कि जो हम हवा लेते हैं यानी कि सुराख है, नॉस्ट्रल्स, ये फेरेंक्स में जाके खुलते हैं। फेरेंक्स एक मस्कुलर रास्ता है, मस्कुलर रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। पहले वो मुश्तरक है लेकिन बाद में वो अलहदा हो जाता है। कहता है ये रास्ता एसोफिगस के सुराख और लेरिंक्स तक फैलता है, यानी कि लेरिंक्स तक फैलता है। हवा फेरेंक्स से लेरिंक्स में जाती है। हम जानते हैं कि फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लॉटिस होता है जिसको लेरिंक्स में खुलता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब ये फेफड़ों की हम बात कर लेते हैं। जो फेफड़े हैं इसके अंदर छोटे छोटे एल्वुलाई होती हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन का काम करती हैं, ठीक है, कुछ सुराख प्रोवाइड करती हैं हमारे फेफड़ों को। ब्रोंक्यूल्स आ गया, फेफड़ा आ गया, एल्वुलाई हो गया, ठीक है। एल्वुलाई के बारे में हम पढ़ लेते हैं जी, वो क्या होती हैं। कहते हैं कि एल्वुलाई जो होती हैं छोटी छोटी, इसमें कैपिलरीज होती हैं, हमारे फेफड़े के अंदर छोटे छोटे एल्वुलाइज होती हैं। क्या काम करते हैं? पेचीदगी से बचने के लिए एल्वुलाई के सिर्फ एक ही गुच्छे के गिर्द कैपिलरीज दिखाई गई हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक कैपिलरीज के अंदर मिलियंस ऑफ द कैपिलरीज मौजूद है एक एल्वुलाई के अंदर। अब देखते हैं कि लेरिंक्स क्या काम करता है। लेरिंक्स कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसको आप उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं नहीं, कच्ची हड्डी है, ठीक है, हम उसको लेरिंक्स कहते हैं। यानी कि एक पाइप टाइप है ना, तो मतलब इतना सख्त भी नहीं है, इतना सॉफ्ट भी नहीं है, कच्ची हड्डी आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं कि लेरिंक्स जो है वो कार्टिलेज का बना होता है और ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है। लेरिंक्स और ट्रैकिया के मौजूद फेरेंक्स और ट्रैकिया के मौजूद लेरिंक्स होता है। इससे आला सूत वो होता है जिससे आप आवाज़ पैदा करते हैं, यानी आवाज़ पैदा करने वाला खाना। आवाज़ पैदा करने वाला खाना क्या होता है? वो लेरिंक्स होता है, फेरेंक्स फूड वाला होता है और ट्रैकिया जो होती है इसमें हवा जाती है। तीनों चीज़ को समझ लग गई। लेरिंक्स के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे जाते हैं। इन पट्टियों को वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये अक्सर इंसान को पता है वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, हम देखते रहते हैं, हर इंसान देखता है। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकरा कर गुजरती है तो ये अर्ताश में आते हैं और इन अर्ताश से आवाज़ पैदा होती है। अर्ताश आप करंट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं जी। वोकल कॉर्ड्स में उठने वाली वाइब्रेशंस और होंठों, रुखसार आपको पता है, ज़बान और जबड़ों की हरकत मखसूस साउंड बनाती है जिनके नतीजे में हमारी बोलचाल की आवाज़ बनती है। बोलने की ताकत का तोहफा सिर्फ इंसान को दिया गया है और ये इन खसूसियत में से एक है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। नेक्स्ट है जी लेरिंक्स। हमने लेरिंक्स से आगे कहता है ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या होता है? हवा की नाली होती है। हमने तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है, एक लेरिंक्स है, एक फेरेंक्स है और एक ट्रैकिया है। लेरिंक्स क्या है? लेरिंक्स हमने बताया है कि ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, और ये आवाज़ पैदा करता है। ट्रैकिया जो होती है वो हवा की नाली होती है और फेरेंक्स जो होती है वो फूड पाइप होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो लेरिंक्स होती है इससे आगे ट्रैकिया होता है और जिसे हवा की नाली कहते हैं ट्रैकिया को, और इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और एसोफिगस के सामने की तरफ मौजूद होती है। ट्रैकिया की दीवार में कार्टिलेज सी शक्ल के घेरे होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रैकिया को सूख जाने से बचाती है ताकि इसके अंदर हवा मौजूद ना भी हो, ठीक है। सीने यानी चेस्ट कैविटी में दाखिल होने पर ट्रैकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो है लेरिंक्स फेरेंक्स इकट्ठे होते हैं, बाद में हवा वाली नाली और खुराक वाली नाली अलग हो जाती है, तो वो चेस्ट पे आकर अलहदा हो जाती है। उसने बोला है कि जिन्हें ब्रोनकाई यानी वाहद ब्रोनकस कहते हैं। ब्रोनकाई की दीवारों में कार्टिलेज की बनी प्लेटें लगी होती हैं और हर ब्रोंक्स अपनी जानब के फेफड़ों में दाखिल होकर छोटी शाखों में तकसीम हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया। देखिए ना, अलहदा ये आ गई, ठीक है। तो ये अपने फेफड़े और मतलब अपने अपने रास्ते की तरफ चले जाती हैं जहाँ पे छोटी छोटी मजीद शाखें आप कह सकते हैं। फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर ब्रीक नालियां बना देते हैं, ठीक है, वो उसकी समझ ला गई, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तकसीम होकर जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स ब्रीक हो जाते हैं इनकी दीवारों से कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम बहुत ब्रीक और छोटी ट्यूब्यूल्स में होता है जिन्हें एलुलर डक्ट्स कहते हैं।
ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है, जैसे आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास च्युइंगम है, बबल जिसको आप कहते हैं, आप उसको खींच ही जा रहे हो, पहले वो मोटी होगी फिर ब्रीक होती जाएगी, खींचते जा रहे हो, ब्रीक तर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का वो सिस्टम होता है, आखिरकार वो ख़त्म हो जाएगी। तो फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स या एलुलर डक्ट्स का जो सिस्टम है वो भी इसी तरह से है, पहले मोटी है फिर ब्रीक, मजीद ब्रीक, उससे भी ब्रीक, और लास्ट पे एंड हो जाता है। हर एलुलर डक्ट हवाई थैलियों यानी एलुलाई के एक गुच्छे में खुलती हैं। ये एलुलाई इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह बनाते हैं। हर एलुलस एक थैलीनुमा साख्त है। इसकी दीवारें एपिथेलियल सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल है। कैपिलरीज का जाल इसको घेरे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जी काम आ जाता है दिल का, कि दिल का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कांटेक्ट है, क्या ताल्लुक है इसका। कह रहा है जो दिल है, दिल से ऑक्सीजन के बगैर डीऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों में दाखिल होने वाले आर्टरियोस और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि जो दिल है, अगर ऑक्सीजन दिल में नहीं होगा तो वो डीऑक्सीजनेट ब्लड, डीऑक्सीजनेट का मतलब है कि ना होना, ऑक्सीजन का ना होना, डी का मतलब नॉट है। दिल से ऑक्सीजन के बगैर हो गया ना, कि ऑक्सीजन के बगैर यानी डीऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में दाखिल होकर आर्टरियोस और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। ये कैपिलरीज एलुलाई के गिर्द गिलाफ बनाती है और फिर आपस में मिलकर एक वेन्यूल्स बनाती है। वेन्यूल्स के मिलने से पल्मोनरी वेन बनती है जो ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड खून वापस दिल की तरफ ले जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिस्टम नाक वाला ख़त्म, यानी कि नाक ने क्या काम करना था, उसने माहौल से हवा लेनी थी, ठीक है। लेरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया से होते हुए उसने फेफड़ों तक पहुंचाना था, उसमें ब्रोंकस एलुलर डक्ट्स एलुलस आनी थी और दिल तक उसने पहुंचा दिए। नेक्स्ट बात आ जाती है गैसेस के तबादले में फेफड़ों की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जी फेफड़े के, ये अल्लाह ताला की कैसी नेमत है हमारे किस काम में, ठीक है। ये ख्याल सबको पता है, हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फेफड़े एक तरफ के तमाम एलोलाई मिलकर एक फेफड़ा बनाते हैं। सीने यानी थोरैक्स के खिला में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है, ठीक है, यानी कि दो फेफड़े एक जोड़ा हो गया। सीने की दीवारें पसलियों यानी रिब्स के 12 जोड़ों और इनके साथ लगे इंटरकॉस्टल मसल्स पर मुश्तमिल होती है। फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त होती है जिसको आप डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है। बायां फेफड़ा जिसामत में थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि ये आपका दायां है और ये बायां है, ठीक है। और ये वाला जो है आपको पता चल रहा है, इसका साइज़ और इसका साइज़ चुराई में देख लें तो ये कह रहा है कि जो आपका दायां फेफड़ा है निस्बतन बड़ा होता है और बायां जो होता है वो छोटा होता है और दो हिस्से यानी दो लोब्स पे मुश्तमिल हो जाता है। जैसे दायां फेफड़ा निस्बतन बड़ा और 3 लोब्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि हमारा जो दायां फेफड़ा है वो बड़ा है, उसमें 3 लोब्स होते हैं। और कह रहे हैं कि फेफड़े यानी कि स्फिंज जिसको स्पॉन्जी कहते हैं और लचकदार ऑर्गन्स हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स यानी छोटी छोटी पाइप टाइप नालियाँ कह लें जिसके अंदर से ब्लड गुजरता है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस की शाखें हैं, हम उसको शाखें कह सकते हैं। हर फेफड़े के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें बिरोनी और इंद्रोनी प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के दौरान एक स्याह माया है जो फेफड़ों के आज़ादाना फैलने और सुकड़ने के लिए रगड़ से बचाव यानी कि लिब्रिकेशन मुहैया करता है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि इंद्रोनी बिरोनी 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्याह माया जो फेफड़ों के आज़ादाना फैलने और सुकड़ने, यानी कि जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना वो बलून की तरह बड़े हो जाते हैं। फिर हम जब ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं या सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं तो फिर वो सिकुड़ जाते हैं यानी कि पतले हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक मेम्ब्रेन रखी है कि जब ये बड़े हों या छोटे हों, फूलें या सुकड़ें तो ये आपस में रगड़ ना खाएं, लिब्रिकेशन ना हो इनके दरमियान। आज के लिए इतने काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे तनफ्फुस का अमल, ठीक है। पहले हमने 2 रास्ते पढ़े हैं कि किसके ज़रिए हम ऑक्सीजन जो है अपने अंदर लेकर जाते हैं। पहले हमने नाक के रास्ता पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है फेफड़ों का, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे तनफ्फुस का अमल, यानी कि जिसमें इंस्पायरेशन या इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन को किस तरह से हम अंदर लेकर जाते हैं और फिर एक्सहेलेशन किस तरह से बाहर लेकर जाते हैं।
तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।